हम बहुत पुराने मसाला व्यापारी हैं, हर जगह मसाला डालते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे किताब हो, चाहे साहित्य हो, मसाले के बिना हमारा चलता ही नहीं। इसीलिए भारत के लोगों की एक प्रवृत्ति है कि छोटी सी बात को बड़ा करके सुनाने की। मसाला हमारे जीवन का केंद्र है। कहते नहीं लोग, और गुरु कोई नई मसाला है? और आज मसाला खा रहे हैं। सबके जीवन एक युद्ध है, लड़ना है। लेकिन किसके लिए लड़ना है और किससे लड़ना है, ये बहुत जरूरी है। आप रिक्शे वाले से लड़ रहे हैं, ऑटो वाले से लड़ रहे हैं, आप खत्म हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, वो हमेशा जो सत्ता में रहता है उसी से लड़ते हैं। कभी कांग्रेस से लड़ रहे थे, आज बीजेपी से लड़ रहे हैं। तुम लड़ते किससे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औरंगजेब हो सकता है कुछ मुसलमानों के लिए मुसलमान हो, आपके लिए नहीं है, आपके लिए शासक है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भावुक हो जाते हैं कि भैया बहुत अच्छा आदमी था, अब बहुत अच्छा था, एक बार ऐसे उंगली डाल के छेद कर दिया था आसमान में। और बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो उससे नाराज हो जाते हैं, ये सर बहुत उसने सर सब मंदिर तोड़ डाला सर उसने। जय हिंद फ्रेंड्स। और उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहा तुम सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सारे लोग उठ जाएं, इस देश का भविष्य इस देश के युवाओं के हाथ में है। और ये विवेकानंद जी की एक किताब है, रामकृष्ण मठ से आती है ध्यान, ये लेनी है, ये लेना ही लेना है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। दोज हु आर ऑफ इंग्लिश मीडियम दे कैन बाय इन इंग्लिश ऑल्सो। ये लेना है, ये भी लेना है। फिर पहली किताब जो हम लोग करेंगे वो ये वाली किताब है, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत बाय विपिन चंद्रा। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, ये हम पहली किताब खत्म करेंगे यहां पर। बड़ी मस्त किताब। मॉडर्न इंडिया जो है एक राष्ट्र के जन्म की कहानी। आधुनिक भारत कौन सा राष्ट्र? भारत, दैट इज इंडिया। और इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1। इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1। अब ये राष्ट्र कैसे पैदा हुआ, किस दौर से गुजरा, आधुनिक विश्व का जो इतिहास है वो राष्ट्रों के जन्म की ही कहानी है। 1870 पहला लेते, 1787 एक राष्ट्र पैदा हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उससे पहले क्या था? 13 कॉलोनियां थी। ये 13 कॉलोनियां एक राष्ट्र बनी 1787 में। तो 1787 में एक राष्ट्र पैदा हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1870 में एक राष्ट्र पैदा हुआ, इटली। 1871 में एक राष्ट्र पैदा हुआ, जर्मनी। और 1947 में एक राष्ट्र पैदा हुआ, भारत। अगर आधुनिक युग से पूर्व के आप इतिहास में जाएंगे तो ये सब राष्ट्र थे ही नहीं। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो एक आधुनिक राष्ट्र के जन्म की कहानी। किसके दिशा निर्देशन में, किसके गाइडेंस में? इंग्लिश, अंग्रेजों के गाइडेंस में इस राष्ट्र का जन्म हुआ। अब इस आधुनिक भारत के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट
1757 से 1857 और दूसरा 1857 से 1947। ये जो पार्ट है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट है। जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बना, और ये जो पार्ट है ये ब्रिटिश क्राउन का पार्ट है। इस पार्ट में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। क्यों हुई, कैसे हुई? ये सब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति गुलाम बनता है कि बाबूजी एनसीईआरटी दिखा दिया है, आप यूट्यूब पे फिर से देख लीजिएगा। तो अब जितने भी चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स में जितनी हेडिंग्स हैं, हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ेंगे, एक एक हेडिंग। तो पहली हेडिंग क्या है? मुगल साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, 18वीं शताब्दी का भारत, ये पहला चैप्टर है। 18th सेंचुरी इंडिया, और इस सेंचुरी में जो सबसे बड़ी घटना घटी, ये पहला चैप्टर है। 18वीं शताब्दी का भारत, 18th सेंचुरी इंडिया। और इस शताब्दी में जो सबसे बड़ी घटना घटी वो ये थी कि भारत गुलाम बना, स्लेव। अब आप पढ़ते हैं रटने के लिए, इसीलिए तो बहुत सारी परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पहली अप्रोच ही गलत है। रटना है, तथ्यों को याद करना है, बिल्कुल नहीं। सब पूरे चैप्टर को समझना है और तथ्यों की प्रैक्टिस करनी है। तो 18वीं शताब्दी की जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी कि भारत गुलाम बना, 1757 और 1764, और यहीं से भारत में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत। लेकिन ये गुलाम कैसे बना? कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र गुलाम तभी बनता है जब वो कमजोर होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र गुलाम तभी बनता है जब वो कमजोर होता है। तो ये जो पहला चैप्टर है, अब जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका पहले थीम निकाल लेंगे कि इस चैप्टर का थीम क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कौन सी पिक्चर बनेगी मेरे मन में, इसका इस्तेमाल करना है। यहां से पढ़ना है और यहां पर पिक्चर बनानी है। तो 18वीं शताब्दी का जब ये भारत का चैप्टर खत्म होगा तो हमारे सामने एक पिक्चर होगी कि भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, पॉलिटिकल सिचुएशन। भारत की आर्थिक दशा कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन। भारत की सामाजिक दशा कैसी थी, सोशल कंडीशन। भारत का कल्चर कैसे था, कब? 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में। कोई भी राष्ट्र गुलाम कब बनेगा? जब वो कमजोर होगा। तो अब 18वीं शताब्दी में भारत जब गुलाम बना, इसका मतलब भारत कमजोर रहा होगा। किस फ्रंट पे? राजनीतिक फ्रंट पे, आर्थिक फ्रंट पे, सामाजिक फ्रंट पे
और सांस्कृतिक फ्रंट पे। बस इसी पिक्चर को इस चैप्टर के अंत तक बनाना है। पहली हेडिंग मुगल साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। यह बड़ी घटना रही 18वीं शताब्दी की राजनीति में। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगल साम्राज्य का पतन, यह पहली हेडिंग है। अब 1707 औरंगजेब की डेथ। बड़े सारे इतिहासकार यहीं से आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं। वो खैर चर्चा का विषय, उस पर हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, और जब औरंगजेब की डेथ हुई तो एम्पायर जो था, साम्राज्य, उसकी यूनिटी यानी एकता और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, दोनों ही हिल चुकी थी। यह पहली बात समझने लायक है कि 1707 यानी 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो साम्राज्य की एकता और स्थिरता दोनों ही हिल चुकी थी। क्यों हिली? उसकी पॉलिसीज की वजह से। उसकी बड़ी सारी नीतियां ऐसी रही जिसने साम्राज्य की एकता और स्थिरता को हिला दिया। अब एक बात और याद रखना है, पढ़ना है, नेता नहीं बनना है। हमारे लिए इतिहास में जितने भी व्यक्ति हैं वो कैरेक्टर हैं, उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी है। उन्हें आदर्श बना सकते हैं अगर उनसे कुछ सीखना है तो। उनको आदर्श बना सकते हैं, भगत सिंह को आदर्श बना सकते हैं, गांधी को आदर्श बना सकते हैं, कलाम साहब को आदर्श बना सकते हैं, अंबेडकर को आदर्श बना सकते हैं, विवेकानंद को आदर्श बना सकते हैं, पर किसी भी व्यक्ति को आदर्श, आदर्श मतलब होता है किसी के पथ पर चलना, उसके लिए झगड़ा नहीं करना। आप अंबेडकर के पथ पर चलोगे तो आप अंबेडकर जैसे महान हो जाओगे। आप विवेकानंद के पथ पर चलोगे तो आप विवेकानंद जैसे महान हो जाओगे। बस इतना ही रोल होता है आदर्शों का कि आपने उनकी उंगली पकड़ ली और उनके रास्ते पर आप चलते रहे, तो जहां तक वो पहुंचे उसी रास्ते पर चलकर आप भी वहीं पहुंचेंगे। हर व्यक्ति से हमें सीखना है। इतिहास एक ऐसा विषय है जो दो वर्गों के बारे में लिखा जाता है। एक शाही वर्ग के लिए, क्योंकि उन्हें इतिहास से सीखना होता है। एक आम आदमी के लिए, क्योंकि उन्हें इतिहास से लड़ना होता है। समझना है इस बात को। तो औरंगजेब हो सकता है कुछ मुसलमानों के लिए मुसलमान हो, आपके लिए नहीं है, आपके लिए शासक है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भावुक हो जाते हैं कि भैया बहुत अच्छा आदमी था, अब बहुत अच्छा था, एक बार ऐसे उंगली डाल के छेद कर दिया था आसमान में। और बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो उससे नाराज हो जाते हैं, ये सर बहुत बहुत उसने सर सब मंदिर तोड़ डाला सर उसने। हाँ तो किसका विनाश किया? अपना ही तो किया। ये देखो, तो हमारे लिए औरंगजेब क्या है? कैरेक्टर है। हम उससे सीखेंगे। अगर आप उसको मुसलमान के रूप में देखोगे तो आप उसकी गलतियां मिस कर जाओगे। अगर आप उसको हिंदू के रूप में देखोगे तो आप उसकी उपलब्धियां मिस कर जाओगे। और आपको सीखना है। आप पढ़ने आए हो। अगर आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके बेचने आए हो वो एक अलग बात है, आप वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़ने आए हैं उनका उद्देश्य है सीखना।
तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई और साम्राज्य की एकता और स्थिरता हिल गई। हिली क्यों? औरंगजेब की कुछ नीतियों की वजह से। कुछ नीतियों की वजह से मेडिवल इंडिया में आपको पता चलेगा, कुछ नीतियों की वजह से, औरंगजेब की कुछ नीतियों की वजह से। कौन सी नीति? डेक्कन पॉलिसी, दक्कन की नीति। जो भी आदमी हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठेगा उसे दक्षिण भारत जाना है। भारत का इतिहास 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। मैं तो बांग्लादेश और सब मिला लेता हूं, पाकिस्तान भी मिला लेता हूं। तो भारत का इतिहास 3 पार्ट में है, 3। ये एक पार्ट है। ये नॉर्थ इंडिया का इतिहास है। यहां आपको सम्राट अशोक मिलेंगे, यहां आपको समुद्रगुप्त मिलेंगे। उत्तर भारत। उसके बाद एक इतिहास है दक्कन का। ये एरिया डेक्कन कहलाता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, और फिर ये है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। नॉर्थ इंडिया, डेक्कन, फिर साउथ इंडिया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। अब ये जो इलाका है ये मसालों का इलाका है, दक्षिण भारत। और मसाले की सबसे बड़ी डिमांड है यूरोप में, और मसाला बेचने के बदले हमें मिलता है सोना। हम बहुत पुराने मसाला व्यापारी हैं, हर जगह मसाला डालते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे किताब हो, चाहे साहित्य हो, मसाले के बिना हमारा चलता ही नहीं। इसीलिए भारत के लोगों की एक प्रवृत्ति है कि छोटी सी बात को बड़ा करके सुनाने की। मसाला हमारे जीवन का केंद्र है। कहते नहीं लोग, और गुरु कोई नई मसाला है? और आज मसाला खा रहे हैं। अब ये जो भी दक्कन, उत्तर भारत का शासक दक्षिण भारत आएगा, क्योंकि उसको मसाला के क्षेत्रों पर कब्जा रखना है, मसाले की डिमांड है यूरोप में। तो किस रास्ते से आएगा? वो दक्कन के रास्ते से आएगा। और ये टेरेन बहुत टफ है, यहां के लोग गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। तो अब आप देखो कि सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब बड़े व्यवहारिक शासक हैं। इन्होंने दक्कन के राजाओं से दोस्ती कर ली कि भैया हम दक्षिण लूटने जा रहे हैं और 3/4 हमारा, 1/4 तुम्हारा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, ये इस बात को नहीं समझ पाए। मेडिवल इंडिया में हम पढ़ेंगे, इन्होंने दक्कन के लोगों से दोस्ती करने के बजाय उनसे झगड़ा किया, और यह उनकी बर्बादी का एक अहम वजह बना। लड़ाई सबको जीवन में लड़नी है। देखो 5 बजे उठ रहे हो, लड़ाई ही तो कर रहे हो। मानव का जीवन बिना युद्ध के संभव ही नहीं है। वॉर इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, या मैं कहूं वॉर इज ह्यूमन लाइफ। सबके जीवन एक युद्ध है, लड़ना है। लेकिन किसके लिए लड़ना है और किससे लड़ना है ये बहुत जरूरी है। आप रिक्शे वाले से लड़ रहे हैं, ऑटो वाले से लड़ रहे हैं, आप खत्म हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, वो हमेशा जो सत्ता में रहता है उसी से लड़ते हैं। कभी कांग्रेस से लड़ रहे थे, आज बीजेपी से लड़ रहे हैं। तुम लड़ते किससे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लड़ाई के बिना कोई जीवन ही नहीं। और जिसको संघर्ष से, युद्ध से बचना है,
तभी तो रश्मिरथ कहती है कि वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। वो जो तुम स्ट्रगल से भागते हो ना, उससे भागना नहीं है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। वर्षों से वन में घूम घूम, तो अब ये जो नीति इन लोगों ने लगाई कि दक्षिण पर प्रभुत्व रखना है, दक्कन में दोस्ती रखनी है, औरंगजेब ने उस नीति को पलट दिया। मुगल साम्राज्य वैसे ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था और डेक्कन इसके लिए अल्सर बन गया। तो 1707 में कहानी यही थी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, साम्राज्य की एकता और स्थिरता हिल गई। किस वजह से हिली? औरंगजेब की कुछ नीतियों की वजह से। उसमें प्रमुख नीति कौन सी है? दक्कन की नीति। लेकिन एनसीईआरटी यह भी कहती है कि इसके बावजूद मुगल प्रशासन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन इसके बावजूद मुगल प्रशासन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल आर्मी मुगल प्रशासन और मुगल आर्मी अभी मजबूत थे। ऐसा ही नहीं, साम्राज्य की जड़ें हिली, यह एक घटना है, लेकिन आर्मी और शासन मजबूत थे और मुगल वंश की इस देश में अभी भी इज्जत थी। तो 1707 में बस 4 बातें याद रखनी है। 1707 में क्या हुआ? मुगल साम्राज्य की जड़ें हिली। अब तुम्हें पता है क्यों हिली। दूसरा, मुगल शासन मजबूत, मुगल सेना मजबूत, मुगल वंश की इज्जत। यह है बैकग्राउंड। मुगल वंश की इज्जत बरकरार। यह स्थिति थी भारत की 1707 में। जड़ें तो हिली, यह बात, अब इस बात को ध्यान में रखना है कि जड़ें तो हिली लेकिन शासन मजबूत, सेना मजबूत और मुगल वंश की इज्जत बरकरार। अब इस पृष्ठभूमि में, इस बैकग्राउंड में बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। बहादुर शाह वन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। अब किसी भी राजा को पढ़ना है तो एक फार्मूला याद रखना है, P = P। किसी भी राजा को पढ़ना है तो इस फार्मूले को याद रखना है। और जिस राजा ने इस फार्मूले का उल्लंघन किया वो मारा गया। राजा ही नहीं, व्यक्ति भी। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। तुम्हारी जो नीति है, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। अब तुम्हारी जो नीति है वो प्राथमिकता के हिसाब से होनी चाहिए। अशोक, विभिन्नतावादी भारत पर उसका शासन है, कटक से अटक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, तो उसकी नीति क्या है? धम्म। इसलिए तो महान है वो। जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नीति बनाएगा। अब तुम विद्यार्थी हो,
और वो भी प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर, योद्धा। विद्यार्थी तब भी ठीक, योद्धा, प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर और आईएएस की तैयारी करने वाला। अब तुमको हिंदू पढ़ना है, 2 घंटा मिनिमम। तुमको 6 घंटे की अपनी शेड्यूल की पढ़ाई करनी है, 8 घंटा, यानी पर डे ये 8 घंटा तुम्हें देना ही देना है। और बाकी 4-5 घंटा डिस्कशन करना, सोचना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ध्यान करना। यानी तुम्हारा जीवन में जीने का भी समय नहीं है। और एक ही साल की बात होती है, मैक्सिमम 2। तो 2 साल इन्वेस्ट करके अगर जिंदगी का 80 साल अच्छा हो जाए तो यार एलआईसी से भी अच्छी पॉलिसी है। अब इस प्राथमिकता में जब 8 घंटा तुम पढ़ना है, अब तुमने प्रेम कर लिया, तो तुम्हारी प्राथमिकता ये थी नहीं। प्रेम गलत नहीं है, वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं थी। तुमने प्राथमिकता के विरोध में काम कर दिया, इसलिए तुम परेशान होने जा रहे हो। तुम प्रेम को दोष मत देना कि हमको लड़की बर्बाद कर दी, करती ही नहीं। जो जो एप्लीकेशन डालता है कि हमको बर्बाद कर दो, हमको बर्बाद कर दो, तो किसी किसी की इच्छा पूर्ति करती है। इसको बोलते हैं P इक्वल टू P। पॉलिसी किस पे डिपेंड करनी चाहिए? प्राथमिकता की। तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताएं सेट करनी है, प्रायोरिटीज। अब बहादुर शाह के सामने चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज रिवोल्ट इन डिफरेंट एरियाज, विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह, बगावत, असंतुष्टता। पंजाब में सिख असंतुष्ट हैं, दक्कन में मराठा असंतुष्ट हैं, उत्तर भारत में जाट असंतुष्ट हैं, दक्कन में बुंदेला असंतुष्ट हैं। और दूसरी जो उसके सामने सबसे बड़ा संकट है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट। अब उसके सामने 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, बगावत, विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों में, सिख, मराठा, जाट, बुंदेला, राजपूत। तो पहले तो इसको ओवरकम करना है और दूसरा इसको करना है। अब उसकी जो नीति होगी वो इन दोनों को ध्यान में रख के बनेगी। तो विद्रोह, अब क्या एनसीईआरटी ने समझाया है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। समझौते और मेल मिलाप की नीति का सहारा लिया बहादुर शाह 1 ने। समझौता और मेल मिलाप की नीति।